नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जी रोड रायपुर पहुंचे। उन्होंने यहाँ जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत विषय पर आयोजित कार्यशाला और संगोष्ठी में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजनकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि जनजाति अस्मिता एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जनजाति समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है, संस्कृति भी बहुत समृद्ध रही है। सीएम साय ने आगे कहा कि जनजाति संस्कृति और सनातन संस्कृति दोनों एक समय ही प्रारंभ हुए हैं। आज जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में आज मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आज के संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री अतुल जोग जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम, आदरणीय श्री पवन साय जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री श्री रामनाथ कश्यप जी, सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद श्री अनुराग जैन जी, वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय सचिव श्री उमेश कच्छप जी, वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांताध्यक्ष श्री वैभव सुरंगे जी, युवायाम प्रमुख वनवासी कल्याण आश्रम, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर जी, श्री प्रवीण ठोके जी, संसदीय संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम, और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी हमारे कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधुगण और विभिन्न महाविद्यालयों से आए हमारे स्टूडेंट और मीडिया के मित्रगण, आप सभी को जय जोहार। और सबसे पहले तो मैं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जब 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस की बात आई और इसको 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जी की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती तक मनाना है, तो 5 अक्टूबर के पहले एक बैठक हुआ था जिसमें हमारे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे, हमारे कुलपतिगण भी थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और मेरा भी सौभाग्य था कि उस बैठक में हम भी शामिल थे। और पूरे 40 दिन की उसमें रूपरेखा बनी और सरकार भी कैसे इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाए, इस पर भी चर्चा हुई। और आज बड़े गौरव के साथ हम ये कह सकते हैं कि उस बैठक का बड़ा सार्थक परिणाम निकला। 5 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पूरे 40 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय अस्मिता और जनजातीय गौरव दिवस, इस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालयों में और भी जगह हुए। इसके लिए मैं आज के इस अवसर में हमारे कुलपतिगण, हमारे प्रोफेसर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबने मिलकर बड़े अच्छे से इतने लंबे समय तक
इस कार्यक्रम को चलाया और सरकारी स्तर पर हम लोग भी 13, 14 और 15 नवंबर को इसको मनाने का प्रयास किए और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 नवंबर को जो बनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, वहां पर मैं भारत वॉलंटियर्स के माध्यम से एक विशाल पदयात्रा का आयोजन था, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा हमारे भारत वॉलंटियर्स और हमारे उस क्षेत्र के जनजातीय लोग शामिल हुए। 10 किलोमीटर की पदयात्रा थी और मेरा सौभाग्य था कि उस पदयात्रा में हम भी थे और भारत सरकार से हमारे मनसुख जी मांडविया केंद्रीय मंत्री आए थे, उनके मार्गदर्शन में वो पदयात्रा हुई और 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जिस पोलियो बूथ से हम जीते थे, आज वहां एक भी वोट नहीं मिल रहा है। ये कैसे संभव है? आदमी जोड़े घटाए और गलत हो जाए तो समझ आता है, लेकिन मशीन का जोड़ना घटाना गलत हो रहा है। ये कैसे संभव है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने CWUC की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान ईवीएम को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे तो शाम रात तक मतदान का प्रतिशत पता चल जाता था, लेकिन आज ईवीएम में दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। इसका अंतर थोड़ा बहुत नहीं, लाखों करोड़ों में होता है। आते हैं तो छेड़छाड़ हुई। देखिए, किसने लगाया, उसमें क्या क्या मीटर थे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सिफारिश उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ईवीएम पे सवाल तो है। हमारी जो मांग है वो है कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है और बॉक्स में गिरता है, उसे मतदाता के हाथ में दिया जाए और वो बॉक्स में डाले। इतना करने में सुप्रीम कोर्ट क्या आपत्ति हो सकती है? निर्देश देने में प्रक्रिया वही है। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है, वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के कवासी लखमा ने कहा है कि कांग्रेस बहिष्कार करेगी। कल खड़गे जी ने भी इसी तरीके से बातचीत की थी, तो क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी? जो देखिए, अभी 29 तारीख को CWC की मीटिंग है और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है, वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जहाँ यही कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस के, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है, और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात यह है कि 542 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा में शायद निर्विरोध हुआ, एक गुजरात में और यहाँ, ऐसा तो 542 में हुआ। उसमें केवल 75 या 76 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उतने ही वोट निकले। बचत विधान लोकसभा में कहीं ये टैली नहीं होता।
तो आंकड़े हैं, मशीन है, अंतर कैसे आप काउंट, है ना, ये कितने भी एनजीओ ने इसको, और ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से निकाला गया है, कोई अपने मन से कोई नहीं कह रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसे चुनाव है। लेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवाल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन मोड पर नजर आ रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पीसीसी चीफ जिला स्तर पर कांग्रेस कमेटी की बैठक लेकर एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने कोरबा पहुंचे थे। बैठक के दौरान ही पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने मंच से कह दिया कि 15 साल के बाद सरकार बनी थी, चाहते तो सरकार को संभाल कर रखा जा सकता था।
पूर्व प्रवास पर पहुंचे दीपक बैज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ ही धान खरीदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सरकार को बने 1 साल होने को है, लेकिन सरकार से प्रदेश में एक भी बड़ा काम नहीं हो सका है जिसे बीजेपी बता सके। इस सरकार के आने के बाद प्रदेश में अपराध के ग्राफ भी काफी तेजी से बढ़े हैं। कौन किस जगह का कौन महापौर किस मतलब आपका जाति या किस वर्ग में जाएगा, न ही पार्षदों का कुछ हुआ है, तो इस प्रकार से समय लगने की संभावना है। हमारे पास पूरा समय है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो लोग अभी अपने 1 साल के कार्यकाल में जो उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, ना कोई उपलब्धि है, ना कोई उन्होंने काम किया है। कल अंबिकापुर हमारे जिला अध्यक्ष एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वापसी में आज कोरबा कांग्रेस कमेटी का शहर और ग्रामीण दोनों कांग्रेस कमेटी का बैठक रखा गया। साथ ही इसके साथ आज 2 बैठकें कोरबा और बिलासपुर में। आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर और ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर, दोनों तैयारियों को लेकर हम लोग जिला स्तर में जाकर तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, मेयर, तमाम लोगों से बैठकर, कार्यकर्ताओं से बैठकर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं ताकि आने वाला समय नगरीय निकाय का चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को कांग्रेस बढ़िया मजबूती के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ लड़े। इसके लिए हम लोग अभी से तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर दिया है। इसमें हमारी पार्टी थी 15 साल के बाद कहाँ चूक हुई, क्या है, वो समीक्षा बैठकें हो चुकी थी, लेकिन आने वाला समय में हम लोग नगरीय निकाय चुनाव जीतना है और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में किस तरह से हम रणनीति के साथ काम करें, उन रणनीतियों पर हमारी चर्चाएं हुई है और निश्चित रूप से वरिष्ठ नेताओं को और हमारे पूरे मेयर और तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि हम लोग बारीकी से बूथ स्तर से हम लोग काम कर सके और मजबूती देके हम लोग चुनाव लड़ सके। क्या केदार कश्यप पिछले बार चुनाव नहीं आ रहे थे क्या केदार कश्यप अमृत पी के आए हैं क्या? एक बार उनसे पूछ लीजिए। देखिए चुनाव है, हार और जीत होते रहता है। उपचुनाव जीत लिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिए, भारतीय जनता पार्टी का सीट था, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। लेकिन क्या कोई भी उपचुनाव ज्यादातर सरकार के फेवर में जाता है? पिछले समय हमने भी तो 5 उपचुनाव जीते, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के जीते, दंतेवाड़ा सीट। केदार कश्यप जाके पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी सीट क्यों हारे, जो कि कांग्रेस के 2 सीट हम लोगों ने भी जीते। उस समय केदार कश्यप कहाँ गए थे? तो 34 साल का सीट था भारतीय जनता पार्टी का, 8 बार का विधायक थे कंटिन्यू। तो हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, एकता के साथ चुनाव लड़ी। हार जीत होते रहता है, लेकिन हम नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बेहतर तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अनावरी रिपोर्ट जो जारी की है सरकारों ने औसत उत्पादन को लेकर के, क्या जानकारी आपको? कई जगह जानकारी आ रही है कि उपज कम दर्शाया गया है, उत्पादन ज्यादा हुआ है। बिल्कुल सरकार का नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये 1 साल किसानों को पैसा देने के बाद दूसरी साल बुरी तरह से ये हाँपने लगी है और देखते जाइए आप 6 महीने के अंदर में 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिए। आखिर ये पैसा कहाँ गया? सरकार का बजट कहाँ गया? गांव में 1 रुपए का काम नहीं है, शहरों में 1 रुपए का काम नहीं है और उसके बाद 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज कहाँ गया? और ऊपर से मनपसंद छत्तीसगढ़ के जनता को मनपसंद ऐप लागू किया ताकि मनपसंद शराब पिला सके और गली गली पान ठेला में शराब बेच सके और उसका पैसा एक राजस्व के रूप में और अपने जेब में भर सके। जब किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, इस तरह से किसानों के लिए लगातार ये सरकार षड्यंत्र कर रही है और 21 कुंटल धान खरीदने का वादा ये सरकार करके आई थी, लेकिन आप समितियों में जाके आप देखेंगे कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12 कुंटल, कहीं तो 13 कुंटल, कहीं तो 14 कुंटल खरीदा जा रहा है। बहुत से समितियों में 21 कुंटल खरीदा नहीं जा रहा है और आप राशि भी चेक करेंगे उनके खातों में
तो 2300 रुपए उनके खातों में राशि दिया जा रहा है, जबकि ये सरकार एक मुश्त 3100 रुपए राशि देने का इन्होंने वादा करके आए थे। इसलिए कांग्रेस इसका लगातार निगरानी कमेटी बनाकर चेक कर जांच कर रही है और किसानों के लिए निश्चित रूप से हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है। मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस और कॉन्फिडेंस में आ रही है। मोहन मरकाम का कहना है कि और कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आती है। इसमें देखिए 2023 के चुनाव पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। हमने साफ साफ कह दिया है कि उसकी समीक्षा हो चुकी है, दिल्ली में हमारी चर्चाएं हो चुकी है। क्योंकि कोरबा में ही 2 दिनों में 4 मौतें ऑक्सीजन की कमी का हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में है। आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक बरसात के सीजन में लोग डायरिया से मौतें होते रही, अब मलेरिया से मौतें हो रही है, तो कहीं ऑक्सीजन कमी से, तो कहीं तो आंख फोड़वा कांड फिर से शुरू हो गई। मतलब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है और नकली गोली दवाइयां सप्लाई हो रही है और मंत्री और पूरी सरकार कमीशन खोरी में व्यस्त है। इसलिए सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर व्यवस्था हो सके। सड़क हादसे कृषि मंत्री की गाड़ी बड़े हादसे का शिकार हो गई, मंत्रियों की गाड़ियां हादसे का शिकार हो, मंत्रियों की सुरक्षा में चूक हो रही है, डोल मुड़ते रहता है। देखिए क्या है, मैंने तो रामविचार नेताम जी को देखने भी गया था। अब ये घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन अब इसके जिम्मेदार कौन है, क्या हो सकता है, मुझे तो कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं को, वीआईपी घटनाओं को और जनमानस की घटनाओं को भी रोकने के लिए सरकार को इसमें उचित पहल करना चाहिए। 45,000 महिलाएं जिले में 45। दुर्ग के धामरा बोरसी वार्ड में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ जनों से कहा कि जम्मू सियान बनबो मितान। दुर्ग में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति धौरा बोरसी के कार्यालय का उद्घाटन शहर विधायक गजेंद्र यादव ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि गजेंद्र यादव ने पौधारोपण के पश्चात फीता काट कर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। वेद गायत्री मंत्र के साथ भवन के उद्घाटन में पहुंचा हूं और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिला है। इस दौरान उन्होंने जम्मू सियान बनबो मितान का स्लोगन और नए भवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही बुजुर्गों की दिनचर्या को और बेहतर बनाने सभी मांग को शीघ्रता से पूर्ण करने का वादा किया। आज सौभाग्य कि घर में बोलते कि कुछ रचना कर रहे हैं, तो घर के सियान कि ओकर अनुभव जो है वही निर्माण का मत है। आज बहुत बड़ा अच्छा समावेश हुआ है कि वेद माता गायत्री के गायत्री मंत्र दिवस पर सृष्टि निर्माण हुए और समाज के निर्माण में बड़े भूमिका करते हैं और वरिष्ठ अनुभव लेते हैं। दोनों के एक साथ समावेश यहाँ पे है। अब ये दोनों समावेश के साथ उन्होंने एक कार्य के उद्घोष करना और उद्घाटन करना मतलब लिए आप सब वरिष्ठ नागरिक मुझे बताई दे। 1 अक्टूबर के हम वरिष्ठ नागरिक दिवस मना रहे हैं, तो मैं बोल रहे हूँ कि हर जगह हम जहाँ ऑफिस को रोज समस्या निदान कर लो, जहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हम पूरा कर लो। आप लोग कोई चिंता करें जरूरत नहीं है, पॉइंट मांगे हम जरूर पहुंचे नहीं, अगर और आवश्यकता हो तो सब प्रकार के समझे। गौरतलब है कि वरिष्ठ जनों के कार्यालय भवन उद्घाटन में पहुंचे विधायक गजेंद्र यादव का बुजुर्गों ने फूल बरसाकर आत्मीयता से स्वागत किया। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया हुआ है और आगे इसी कार्य को अंजाम देने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए वृक्षारोपण का कार्य। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुजुर्ग रिटायर नहीं होते, वे अनुभव की खान होते हैं। वरिष्ठ जनों के अनुभव से बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। बाल्य अवस्था से बुजुर्ग अवस्था तक की समस्या और निदान का अनुभव होता है। उन्होंने बुजुर्गों से अपील की कि समाज को संस्कारित बनाने में अपनी भूमिका निभाए। जम्मू सियान बनबो मितान का स्लोगन साकार होने में ये भवन ऊर्जा का संचार केंद्र है।
ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवाल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में कांग्रेसियों के बीच आपस में हंगामा हो गया। पीसीसी चीफ दीपक वैद बिलासपुर दौरे पर थे। इस दौरान वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। इसी बैठक के बीच बिलासपुर के कांग्रेस प्रभारी सुबोध हरिद्वाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश पांडे के बीच कहासुनी होने लगी। पीसीसी चीफ दीपक वैद ने दोनों नेताओं को समझाया। उन्होंने दोनों के बीच सुलह कराई और रायपुर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की बैठक में कुछ नेता अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद घमासान हो गया। पूर्व महापौर राजेश पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता पीसीसी चीफ के सामने बोलना चाहते थे। उन्होंने इसको लेकर सवाल पूछा, जिस पर प्रभारी सुबोध हरिद्वाल ने कहा कि पार्टी कैसे चलाना है ये आप बताएंगे। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हंगामा हो गया। संगठन सब चला है, तुम अकेले नहीं आए कोई पार्टी के मुंडी में बच्चा हो, पार्टी नाम से मुंडी बच्चा हो पार्टी बात करते हो दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर कार्यालय में हुए आकस्मिक निरीक्षण के बाद दुर्ग एसपी ने 38 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया है। दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने पिछले दिनों नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिछले वर्षों के समस्त लंबित अपराधों की सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हुए उनके त्वरित और प्रभावी निपटारे हेतु निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने रात्रि गश्त के दौरान अनावश्यक रूप से घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने और गुंडा बदमाशों, चाकूबाजों एवं आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। वरिष्ठ अधिकारियों की भी आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा रहती हैं कि मैं हमेशा मानता हूँ कि अपना जो पुलिसकर्मी है। एक्शन में आए दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने 7 थाना प्रभारियों के साथ कुल 38 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया। जारी आदेश के अनुसार 7 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक, 3 सहायक उप निरीक्षक और 8 प्रधान आरक्षक सहित 38 पुलिस कर्मियों का नाम शामिल है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आज मेरे द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सीएसपी भिलाई इनके ऑफिस का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि उस सब डिवीजन के समस्त थाना प्रभारी और सीएसपी भिलाई नगर श्री सत्य प्रकाश तिवारी और एडिशनल एसपी श्री सुखनंदन राठौर सभी उपस्थित थे। इसमें मीटिंग में जितने भी पुराने लंबित अपराध हैं उनकी सूक्ष्म समीक्षा की गई और उसमें सभी थाना प्रभारियों और सीएसपी और एडिशनल एसपी को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक मात्रा में अपराधों का निराकरण करें और भी जो लंबित पुलिस के आंकड़े हैं, जैसे कि चाहे वो चालान हों या अन्य प्रकरण हों, उनके समस्त प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस की जो गश्त है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। निगरानी और गुंडा बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी चेकिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सही रहे और अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।